नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एंड अमेरिका। इंडिया एंड अमेरिका आर टू पावरफुल नेशंस हु हैव डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स। देखिए, भारत और अमेरिका दोनों बहुत ही शक्तिशाली देश हैं। अमेरिका विश्व का पहला लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अमेरिका वॉज इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। शुरुआत से ही हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब हमारे काफ़ी ट्रेडिंग होती थी उनके साथ, अभी भी होती है। Many Indians went to अमेरिका फॉर एजुकेशन और वर्क। आपको पता होगा, आपके भी कई सारे रिलेटिव्स अमेरिका में हो गए, एक तो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए या काम करने के लिए। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर इन अमेरिका। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नॉन रेसिडेंट इंडियंस द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया हैव बीन इंक्रीजिंग। तो इनके कारण जो भारतीय मूल के निवासी है अमेरिका में, जिन्हें कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, NRI, तो उनके वहाँ रहने के कारण वहाँ भारतीय संस्कृति का काफ़ी प्रचार हुआ है। वहाँ पर समाज एक इंडियन सोसाइटी बन चुकी है, और इंडियंस आर वेरी पावरफुल इकोनॉमिकली एंड सोशली, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है उनका अमेरिका में। तो बड़े बड़े पोजीशंस पर इंडियंस हैं। After the end of Cold War, the military relations between India and America have increased on a large scale. 1991 में जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, तब तक हमारे रिलेशंस इतने डीप नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए रिलेशंस, और 2005-2008 के बाद तो और भी अधिक डीप हो गए। America have increased on a large scale. After India accepted free market economy, the speed of economic progress slowly increased. देखिए, 1991 में हमने हमारी इकोनॉमी को जो पाबंदियां थी बाहर के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, वो सब हटा दी। उसके कारण हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती गई तेज़ी से, और फ्री मार्केट इकोनॉमी का अवलंब करने के कारण जो है उनके साथ ट्रेड भी काफ़ी बढ़ा। It resulted in further strengthening the trade relations between India and America. तो इसके कारण भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारी संबंध और भी गहराते गए। When India conducted nuclear tests in 1998, there was tension in relations between the two countries. देखिए, 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे ताकि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स से सुसज्जित हो सके। तो अमेरिका ने हम पर काफ़ी पाबंदियां लागू कर दी थी, और हमारे बीच में टेंशन का रिलेशन हो गया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए। तो इसके कारण ट्रेड एम्बार्गो लगाए गए थे, व्यापारिक पाबंदियां लगाई गई थी अमेरिका द्वारा। मेनी राउंड्स ऑफ डिस्कशंस टुक प्लेस आफ्टर दैट टू इम्प्रूव द रिलेशंस। उसके बाद कई सारी चर्चाएं हुई अमेरिका और भारत के बीच में, और through these rounds of talks, America came to believe that India will use its nuclear weapons with responsibility. इन चर्चाओं के बाद अमेरिका को ये विश्वास हुआ कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। वो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग बहुत ही जिम्मेदारी से करेगा, उसे उसका मिसयूज नहीं करेगा, ये उसको विश्वास हुआ। दिस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द इंडो अमेरिकन रिलेशंस। ये विश्वास जब उन्हें हुआ, तब भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस है वो और भी प्रगाढ़ होते गए और भी डीप होते गए। द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइंड इन 2005 दैट वाज अप्रूव्ड बाय द US कांग्रेस इन 2008 वाज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन इंडो अमेरिकन रिलेशंस। देखिए, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में 2005 में, और उसको उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो अमेरिकन पार्लियामेंट की परमिशन 2008 में पास किया गया पार्लियामेंट में से अमेरिकन, और उसके बाद तो बहुत ही डीप होते गए हमारे रिलेशंस। इन द लास्ट 5 years, cordial relations of cooperation in different areas have developed between India एंड अमेरिका। और
पिछले 5 वर्षों में पर्टिकुलरली अमेरिका और भारत के तो बहुत डीप रिलेशंस हुए हैं। पर्टिकुलरली ट्रंप और मोदी बहुत अच्छे मित्र हैं एक दूसरे के, और ट्रंप अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं 2020 में, उनमें इलेक्ट होकर आने के लिए वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं उनका वोट हासिल करने के लिए वहाँ पर कई सारे हाउडी मोदी वगैरह प्रोग्राम्स भी करते हैं, मोदी को बुलाकर, मोदी जी को। Do you know, in 2005, the India-US Civil Nuclear Agreement was signed by Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister of India, and George W. Bush Jr., the then American President. देखिए 2005 में भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, परमाणु समझौता हुआ। हमारे प्रधानमंत्री उस समय के जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय के जो राष्ट्राध्यक्ष थे अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, उनके बीच में ये हस्ताक्षर हुए थे। इन 2008 द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA गेव इट्स अप्रूवल टू द डील। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें किसी भी देश के साथ न्यूक्लियर डील करना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनकी एक्वायर करना बिल्कुल अलाउड नहीं था, क्योंकि 98 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे उसके कारण हमारे देश पर काफ़ी सारी पाबंदियां थी। तो ये सभी पाबंदियां 2008 में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हटा दी है। तो उसके बाद तो हमारे पास कई सारे न्यूक्लियर डील्स हुए हैं हमारे कई देशों के साथ। हमारे पास कई सारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ रही है मॉडर्न। बिकॉज ऑफ दिस डील इट बिकेम पॉसिबल फॉर इंडिया टू गेट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। तो इसके कारण जो है बाकी देशों से भी, दूसरे देशों के साथ भी न्यूक्लियर डील्स करना और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्राप्त करना आसान हो गया। इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन and Russia of today have always shared friendly relations। देखिए 1991 तक सोवियत यूनियन था, यानी रशिया बहुत बड़ा था। आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया ही है, लेकिन उस समय और भी बड़ा था। तो USSR के नाम से जाना जाता था, वो कम्युनिस्ट देश था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR। तो बाद में 1991 में टूट गया और रशिया के USSR के 16-17 टुकड़े हो गए, और उसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा रशिया जो है वो उनका वारिस हो गया। तो सक्सेसर स्टेट जिसे कहते हैं। तो भारत और USSR के बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और आज भी रशिया के साथ अच्छे संबंध हैं हमारे। इन 1971 द इंडो-सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वाज साइंड बिटवीन देम एंड इट गेव ग्रेट इम्पीटस टू कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया कि 1971 के जो इंडो पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, उस समय पूरा विश्व हमारे विरोध में था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो मुख्य देश थे वो सभी हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन सोवियत यूनियन ने बहुत साथ दी हमारी। उस समय हमारा एग्रीमेंट हुआ था फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन का, मैत्री का समझौता हुआ था, तो उन्होंने हमें बहुत सहायता की, रशिया ने भी उस समय। और डिफेंस, हम काफ़ी हमारे डिफेंस मिलिट्री वेपन्स वगैरह उनसे लेते हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी भी उनसे लेते हैं, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स वगैरह उनसे लेते हैं, ठीक है। और फिर नेवी के भी जो सबमरीन्स वगैरह होते हैं वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह काफ़ी लेते हैं उनसे। द सोवियत यूनियन हैज़ ऑल्सो गिवन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हेल्प टू इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल। सोवियत यूनियन ने भारत की बहुत मदद की है। जब हम बहुत गरीब देश थे और पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, तब उन्होंने हमारे लिए आर्थिक सहायता भी दी और सैन्य सहायता भी की। When the Soviet Union collapsed, India tried to establish relations with Russia। देखिए सोवियत यूनियन जब टूट गया तो बाद में रशिया उनका वारिस देश हो गया, और उसके साथ भी हमने संबंध प्रस्तावित करने की काफ़ी प्रयास किया है। ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन रशिया, रिलेशंस डिड नॉट इम्प्रूव मच। लेकिन रशिया जो है 1991 से काफ़ी वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही है, आर्थिक समस्याएं रही है, तो इसके कारण थोड़ा सा ठंडे बस्ते में गया था रिलेशन। आफ्टर 1996 इंडो रशियन रिलेशंस बिगन टू इम्प्रूव स्लोली। 96 के बाद थोड़ी सी स्थिरता आने के बाद हमारे रिलेशंस रशिया के साथ फिर से इम्प्रूव होने लगे। इंडिया एंड रशिया हैव जॉइंटली बिल्ड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एट्सेट्रा। देखिए रशिया में भी काफ़ी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है, मिलिट्री वेपन्स बनाते हैं वो,
तो इसके कारण हमने उनके साथ मिलकर काफ़ी ब्राह्मोस मिसाइल जो है हमारी, वो जॉइंट वेंचर है, रशिया और भारत का जॉइंट वेंचर है। मॉस्को रिवर है, मॉस्को शहर में से जाती है मॉस्को रिवर, और वो रशिया की रिवर है, और हमारे देश की ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को, इन दोनों का नाम मिलाकर ब्राह्मोस ये मिसाइल का नाम रखा गया है। और ये विश्व की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्राह्मोस। इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस, देयर आर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन यूरोपियन नेशंस एंड इंडिया। यूरोपियन देशों के बीच में और भारतीय देश के बीच में काफ़ी व्यापारिक संबंध पुरातन काल से है। स्पेशली जर्मनी एंड फ्रांस इन्वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। जर्मनी जो है वो मैकेनिकल फील्ड में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काफ़ी प्रगत है। फ्रांस भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रगत है। तो ये दो देश काफ़ी भारत में टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी मात्रा में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया गेट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स फ्रॉम यूरोपियन नेशंस। इसके अलावा बाकी यूरोपीय देशों से भी हम वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं। इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर इन द फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत जो है, भारत में सबसे अधिक इंजीनियर्स बनते हैं हर साल, और हम बहुत इंजीनियर्स विदेशों में भी भेजते हैं। आईटी में हम नंबर 1 है पूरे दुनिया में, ठीक है। बोथ हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्मनेस ऑन फ्री ट्रेड। दोनों का ये विचार है कि फ्री ट्रेड यानी किसी भी पाबंदियों के बिना व्यापार होना चाहिए। इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस आर कोऑपरेटिंग इन अदर एरियाज एज वेल। बाकी क्षेत्रों में भी, जैसे स्पेस का क्षेत्र हो, जैसे दूसरा क्षेत्र हो, उसमें भी काफ़ी एक दूसरे की सहायता करते हैं। सेवरल ट्रीटीज हैव बीन साइंड इन द फील्ड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एयर स्पेस एंड टेररिज्म। कई सारे क्षेत्रों में, जैसे क्लाइमेट चेंज, पेरिस समिट में हमने ये क्लियर किया था कि हम प्रदूषण कम करेंगे, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे क्लीन एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनके द्वारा। फिर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी, मिलिट्री के क्षेत्र में, एयर स्पेस एंड टेररिज्म पर भी हमारा काफ़ी मिलते जुलते विचार है। दिस कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। तो ये जो है भारत के विकास के लिए ये काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट व्हेन वाज द यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, 1993 में। फाइंड आउट मोर अबाउट यूरोपियन मार्केट एंड यूरोपियन करेंसी। यूरोपियन मार्केट मोस्टली वहाँ पर जो है फ्री मार्केट है, यूरोपीय सभी देशों के बीच में फ्री ट्रेडिंग होती है, और उनकी करेंसी जो है यूरोपियन करेंसी वो है यूरो। इंडिया एंड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ कैसे संबंध है हमारे महाद्वीप के साथ? इंडिया हैज कॉन्शियसली टेकन स्टेप्स टू बिल्ड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। भारत के बहुत प्रयास किए हैं भारत ने अफ्रीका के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, और अफ्रीकन आम आदमी के लोगों मन में भी भारत के लिए काफ़ी सम्मान है। हैविंग क्लोज रिलेशंस विद अफ्रीका विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ। अफ्रीका और भारत दोनों के अच्छे संबंध रहना दोनों के लिए फायदेमंद है। मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका आर डेवलपिंग रैपिडली। उनमें बहुत पिछड़ापन है, लेकिन वो भी विकसित हो रहे हैं। हम भारत जो है काफ़ी सहायता कर रहा है उनको। इंडिया हैज़ शोन इट्स रेडीनेस टू हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन यूथ। जैसे कि मैंने बताया, इंडियन आर्मी जो है यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस के द्वारा जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सहायता करती है। वहाँ पर स्कूल्स बनाती है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाती है, जो वहाँ के यूथ है उनको स्किलफुल एजुकेशन देती है ताकि उनको रोज़गार मिल सके, ऐसे एजुकेशन देती है। तो इंडिया की इमेज काफ़ी अच्छी है वहाँ पर। इंडिया हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू गिव इकोनॉमिक हेल्प एंड इवन ग्रांट्स to bring about development in different areas like technology, agriculture, tourism etc. भारत ने कई सारे क्षेत्रों में उनकी सहायता की है, जैसे टेक्नोलॉजी में, स्पेस में तो हम आगे है ही। ट्रैक्टर्स काफ़ी बेचते हैं हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में। फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च भी काफ़ी करते हैं हम उनके लिए।
वहाँ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने में भी उनकी सहायता करते हैं। टूरिज़्म यहाँ से, भारत से वहाँ जाते हैं टूरिस्ट, अफ्रीका से भारत में आते हैं, या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी आते हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में। India's energy needs can be fulfilled by the energy rich countries like Egypt, Nigeria, Angola and Sudan। देखिए वहाँ पर क्रूड ऑयल काफ़ी है, इसके कारण हम वहाँ पर भी वहाँ एनर्जी रिच है, उसके कारण इन देशों से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज ट्रेड विद अफ्रीका। अफ्रीकन देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं उनके साथ, और वो चाइना के डोमिनेशन से यानी उन्हें पसंद नहीं है वो। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीकन कंट्रीज भारत के साथ बहुत उत्सुक है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए। द समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका वॉज हेल्ड इन 2015 एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल 54 अफ्रीकन नेशंस अटेंडेड। ये एक बहुत अच्छा सिंबल है जो करंट गवर्नमेंट है उसने 2015 में जो है भारत और अफ्रीका के बीच में समिट अरेंज की थी, जिसमें जो 54 अफ्रीकन नेशंस है उन सभी देशों से, हर एक देश से रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में आए थे। इन दिस कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस वेर हेल्ड ऑन मेनी ग्लोबल इश्यूज, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पायरेसी एट्सेट्रा। तो कई सारे विषयों पर उनके साथ चर्चा हुई, जैसे क्लाइमेट चेंज यानी वातावरण में जो बदलाव आता है, टेररिज्म के ऊपर भी चर्चा की जाती है, पायरेसी यानी समुद्री लुटेरे जो होते हैं, समुद्र में लुटेरपन जो करते हैं, लूटते हैं बहुत, वहाँ पर अफ्रीका के पास वो काफ़ी समस्या है। तो कई बार इंडियन नेवी ने वहाँ पर जाकर पायरेट्स को मार दिया है, इसके कारण इंडियन नेवी की भी काफ़ी क्रेज़ है वहाँ पर। इंडिया एंड द इंडो पैसिफिक एरिया। द इंडो पैसिफिक एरिया इंक्लूड्स countries like Japan, Australia, New Zealand and the Southeast Asian nations। इंडो पैसिफिक रीजन में क्या आता है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इसके आसपास जो देश है वो सारे इसमें आते हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वगैरह। ऑल ऑफ दीज हैव क्लोज ट्रेड रिलेशंस विथ इंडिया। इन सभी का भारत के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध है। मेनी कंपनीज देयर हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया। वहाँ के बहुत से देशों ने वहाँ पर हमारे देश में इन्वेस्ट किया है, जैसे मारुति सुजुकी कंपनी जो है वो सुजुकी ओरिजिनली जापान से है, बाकी भी कंपनीज है बहुत सी। treaties have been signed between India and Australia about social security, extradition of criminals, the mission against smuggling of drugs, टेररिज्म, आर्ट एंड कल्चर। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई सारे समझौते हो चुके हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा हो, फिर एक्स्ट्राडिशन ऑफ क्रिमिनल्स, यानी अगर समझिए एक कोई अपराधी है हमारे यहाँ अपराध करता है भारत में और वो भाग जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमें वो वापस सौंप देगी, उसे अरेस्ट करके हमारे देश में भेज देगी, डिपोर्ट कर देगी। और अगर इंडिया में कोई करता है, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई अपराध करता है और भारत में भाग के आता है तो वो भारत सरकार भी उन्हें सौंप देगी। तो पहले ये करने में काफ़ी समस्या होती थी, अगर वो भाग जाता था कोई तो वो गया, ऐसे ही होता था, यानी छूट गया वो, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। फिर मिशन अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स का स्मगलिंग किया जाता है कई देशों द्वारा, इलीगल स्मगलिंग, तस्करी की जाती है, तो उसको भी रोक लगाने के लिए हमने समझौते किए हैं। टेररिज्म को रोकने के लिए आर्ट एंड कल्चर जो कला क्षेत्र में है, फिर कल्चर, सांस्कृतिक लेन देन भी होती है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। ठीक है, जापान कोऑपरेट्स विथ इंडिया इन बेसिक फैसिलिटीज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। देखिए आपको पता होगा जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, वो जापान के सहायता से हम बना रहे हैं बुलेट ट्रेन। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड में भी काफ़ी हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी सहायता करते हैं, और बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे सड़क बनाना हो, रेलवेज बनाना हो इस क्षेत्र में, और बाकी जो हमारे टूरिज़्म सेंटर्स जो है जैसे एलोरा केव्स हो, अजंता केव्स हो, वहाँ पर जापान काफ़ी सहायता करती है उनको प्रिजर्व करने में, उनको डेवलप करने में, क्योंकि जापान के लोग भी बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और अजंता केव्स वगैरह वो भी बुद्ध धर्म के हेरिटेज है, तो इसके कारण वो काफ़ी सहायता करते हैं, काफ़ी जापानीज आते हैं वहाँ देखने के लिए।
Japan has agreed to extend cooperation and technological help to India in the development and security of coastal areas. जापान ने जो है काफ़ी मदद की है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प की है। दूसरी बात ये है कि कोस्टल एरियाज़ में जो है किनारी प्रदेश में कई बार टेररिस्ट घुसते हैं, जैसे 26/11 मुंबई अटैक के दौरान घुसे थे, उनको रोकने के लिए, उसकी समुद्र किनारों की सुरक्षा करने के लिए वगैरह हम जापान से सहायता ले रहे हैं। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज आर कैरिड आउट बिटवीन नेवीज एंड कोस्ट गार्ड्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। जापान के, ऑस्ट्रेलिया के और बाकी साउथ ईस्ट एशियन देशों के जो नेवीज़ है वो भारत के नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस यानी संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं, ताकि अगर कोई जैसे चाइना जैसा रोग कंट्री अगर धमकाता है या अटैक करने का प्रयास करता है तो हम सब मिलकर उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। India has had very cordial relations with Southeast Asian nations like Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia and Brunei। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वो पूरा भारतीय संस्कृति का उन पर बहुत अधिक प्रभाव है। अगर आप जानना चाहोगे तो कंबोडिया देश में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर था, वो जब बनाया था तो बाद में उसे भगवान बुद्ध के मंदिर में रूपांतरित किया गया। तो इतना प्रभाव है साउथ ईस्ट एशियन देश। इंडोनेशिया में भी काफ़ी हिंदू धर्म का भी काफ़ी प्रभाव है, और ये जो सारे देश है साउथ ईस्ट एशियन देश, उन पर एक समय भारतीयों का ही राज था। चोल राजघराने जो थे तमिलनाडु के, उनका साम्राज्य जो था यहाँ तक फैला हुआ था, पूरे इन देशों पर फैला हुआ था। तो वहाँ पर काफ़ी सारे हिंदू मंदिर है, बुद्ध मंदिर है, बहुत हमारे संस्कृति। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे देश में, ये बिल्कुल हमारे देश। वहाँ पर रामायण काफ़ी देखी जाती है। हालांकि इंडोनेशिया ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी रामायण काफ़ी फेमस है, महाभारत देखी जाती है। तो काफ़ी हमारे कल्चर का वहाँ पर प्रभाव है। सिंगापुर में भी, थाईलैंड के तो एयरपोर्ट का नाम जो है, उनके बैंकॉक जो राजधानी है, उनका जो एयरपोर्ट है उसका नाम ही सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है। सुवर्ण भूमि यानी द लैंड ऑफ गोल्ड। तो ये संस्कृत शब्द है, तो उनके भाषाओं पर, उनके कल्चर पर काफ़ी हमारा प्रभाव है। After 1991, India changed its economic policy and adopted a free market policy। आपको बताया मैंने पहले भी कि 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी का जो पैटर्न है वो बदल कर, पहले जो रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी थी वो बाद में फ्री मार्केट इकोनॉमी कर दी। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ हमारे काफ़ी संबंध हुए हैं, और द पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज नोन एज द लुक ईस्ट पॉलिसी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे प्रधानमंत्री, तब उनके कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी लागू की गई, जो हमारे पूर्व में जो देश है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध करने के लिए। बाद में मोदी जी ने आने के बाद उसको और प्रभावी कर दिया और उसका नाम रख दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी पहले सिर्फ देख रहे थे और अभी तो काम कर रहे हैं। After 2014, this policy was made further more active. It is nowadays known as the Act East policy। अभी तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से, मैंने पहले भी बताया आपको, काफ़ी रास्ते, रेलवेज वगैरह बनाए जा रहे हैं इन देशों के साथ कनेक्ट करने के लिए और उनके साथ संबंध दृढ़ करने के लिए। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो टेररिज्म है उस पर भी रोक लग चुकी है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर। इंडिया एंड वेस्ट एशिया। The West Asian countries are primarily suppliers of oil and natural gas। West Asian countries यानी मुख्यतः अरब कंट्रीज, तो वहाँ पर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वो काफ़ी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे हम मुख्यतः ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली हैड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज। भारत के इनके साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं, प्राचीन काल से रह चुके हैं अरब कंट्रीज के साथ संबंध। इंडिया डिपेंड्स अपॉन द ऑयल कमिंग इन फ्रॉम वेस्ट एशिया। जो ऑयल आता है वहाँ से, उस पर हम डिपेंडेंट है। इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन देशों ने, सऊदी अरब हो या यूएई हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है
नरेंद्र मोदी उनको उनके देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी जैसे हमारे देश का भारत रत्न पुरस्कार है, वैसे पुरस्कार से इन देशों ने उनका जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है उनके देश का, उन्होंने दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो बहुत अच्छे संबंध है हमारे उनके साथ। वी गेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर एंड डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इजराइल। इजराइल से हम काफ़ी एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलप्ड देश है, तो उनसे हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं। डिफेंस भी काफ़ी वो डेवलप्ड है, तो हमारे अच्छे संबंध है इजराइल के साथ भी। ऑल्सो मेनी इंडियंस लिव इन इजराइल फॉर देयर जॉब्स और बिजनेसेस। तो कई सारे भारतीय रहते हैं इजराइल में। इजराइल भी इजरायली लोग भी भारत में रहते हैं। ज्यू लोगों का ये देश है। तो जब इजराइल देश बना था 1948 में, तब इजराइल की पार्लियामेंट में सबसे पहला रिजोल्यूशन जो पास हुआ था वो था वी थैंक इंडिया, म्हणजे यानी भारत का आभार व्यक्त करने के लिए इजराइल की पार्लियामेंट में इजराइल की स्थापना होने के बाद सबसे पहला रिजोल्यूशन किया था। क्यों? क्योंकि भारत ये अकेला देश है पूरे विश्व में जहां पर ज्यू धर्मियों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया गया। ये अकेला देश है भारत। बाकी सभी देशों में ज्यू धर्मियों के साथ बहुत अत्याचार किए थे। तो इसके कारण जब ज्यू धर्मियों के लिए एक देश बनाया गया इजराइल, तो इजराइल की पार्लियामेंट ने सबसे पहले भारत का आभार प्रदर्शन किया था, ताकि भारत ने, क्योंकि हमने कभी उनको तकलीफ नहीं दी, तो वो 3000 वर्षों से यहाँ पर रहते आए हैं, उन्होंने आश्रय लिया था भारत में, क्योंकि बाकी जगहों पर उन्हें काफ़ी अत्याचार भुगतना पड़ता था। दे ऑल्सो मेक अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर इकोनॉमी। उनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में भी। The main objective of India's foreign policy is to maintain friendly relations with all nations and help each other so as to bring about development of India as well as other nations. भारत का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना, ठीक है, और हमारे भारत के साथ साथ सभी दूसरे देशों का भी विकास करना। We have taken stock of India's relations with the main countries in the world. In the next chapter, we shall study some important international और global issues. अगले चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? जो वैश्विक समस्याएं हैं मुख्य, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।